अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। डस्का का वो मारिका हो चुका जिस पर सबकी निगाहें थी। बहुत कुछ हस्बे तवक्को हुआ। अंदाजा था कि नून लीग की रवायती सीट है, शायद नून लीग जीत जाए, और नून लीग जीत गई। तवक्को थी कि सख्त तर होगा, मुकाबला सख्त तर ही हुआ, और तवक्को थी कि हारने वाला उम्मीदवार एतराज़ात उठाएगा, और एतराज़ात उठा दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं था। इसके अलावा जो अहम मामला आज किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा वो है पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM में रहने या निकलने के हवाले से क्या फैसला करती है। CEC का इजलास कमोबेश एक हफ्ते की ताखीर का शिकार हुआ, जिसने क़यासराइयों को भी जन्म दिया। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का यह इजलास जारी है। फैसलों का इंतजार है। उम्मीद है कुछ ही देर में फैसले सामने आएंगे, मगर जो खबर रिपोर्ट हो रही है इस इजलास से, शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से जो शो कॉज बिलावल भुट्टो को भेजा गया, वो बिलावल भुट्टो ने पढ़कर सुनाया और उसके बाद फाड़ दिया और कहा कि इज्जत के लिए सियासत करते हैं। देखना यह है कि अब से कुछ ही देर में किन फैसलों का ऐलान होता है। तीसरी अहम डेवलपमेंट जो चल रही है वो तरीन फैक्टर की उड़ान है। जहांगीर तरीन अपने खिलाफ होने वाली तहकीकात को शफाफ नहीं समझते। फिर कॉल पर बनने वाली इन्वेस्टिगेशन टीम के भी चर्चे हैं। इस ज़िमन में शेख रशीद साहब ने मायनेखेज बयान दिया है। कहते हैं कि वजारत मेरी है, तहकीकाती टीम शहजाद अकबर की है, और डस्का भी आखिरी मार्का नहीं, कुछ और ज़िमनी इंतखाब भी शेड्यूल हैं। इन्हीं अहम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान आज प्रोग्राम मेरे साथ मौजूद हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब, स्टूडियो में मेरे साथ हैं सईद काजी साहब, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब भी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं। जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, बड़ी नज़र रखी हुई है आप सब ने भी यकीनी तौर पर। एजेंडा काफ़ी वसी था, मगर एक ही नुक्ता कि आखिर पीपल्स पार्टी PDM में है, शो कॉज का जवाब कैसे दिया जाएगा। मजहर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। क्या आप तक खबरें पहुँच रही हैं, और जो एक खबर रिपोर्ट भी हुई कि शो कॉज को फाड़ दिया गया, आपके ख्याल में किस तरह का फैसला आज पीपल्स पार्टी अनाउंस कर सकती है, ऑपोजिशन में रहते हुए या एक अलहदा से? शुक्रिया आयशा। देखिए, अभी आपने खुद ही बताया, मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सदाकत है, लेकिन अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये बहुत बचकाना अप्रोच है। मतलब आप किसी शो कॉज नोटिस को नहीं मानते, आप नहीं मानते। आपने शो कॉज नोटिस फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत थी अगर आपने उसको फाड़ के ही फेंकना था। तो ये मेरा ख्याल है ये अप्रोच इमेच्योर पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट करती है। ये मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। दूसरी बात ये कि PDM तो जाहिर है, ये जिस दिन चक शहजाद में मीटिंग हुई थी उसके बाद ही PDM का शिरादा तो बिखर गया था। अब वो शिरादा बिखरा हुआ है, अब उसके क्या खदोखाल होते हैं, PDM से कोई एक और PDM निकलती है, या ये कि ये अपना फाइट करते हैं कि नहीं जी हम ही असल PDM है। ये जो कुछ भी है, पीपल इस वक्त जो PDM की अगर फॉर्मेशन देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी खड़ी नज़र आती है, बाकी PDM की पार्टी PMLN के साथ खड़ी नज़र आती हैं। तो जाहिर है ANP ने फैसला कर दिया, ANP ने एक मेच्योर्ड फैसला किया। उन्होंने कहा कि जी हम तो कहते थे सरबराही इजलास बुलाएं, आपने ये गलत रवायत डाली है, लिहाजा हम इसका हिस्सा नहीं है। वो मेच्योर्ड रिएक्शन था, ये इमेच्योर्ड रिएक्शन है कि आपने फाड़ दिया, फाड़ने के बाद तालियां बजाई गई। इसमें ये अप्रोच, ये पीपल्स पार्टी की, इफ्तिखार साहब मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुझे तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी इस तरह का बिहेवियर शो करेगी, बिलावल भुट्टो इस तरह चीज़ों को रिएक्ट करेंगे। आपने नहीं जाना PDM में, ना जाएं, आपने अपनी सियासत करनी है, अपनी सियासत करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो अब दोबारा मुत्तहद होती नज़र नहीं आ रही। इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी क्या PDM को छोड़ सकती है, जिस बात को मजहर साहब बचगाना कह रहे हैं, और आपके ख्याल में क्या ये सियासी कॉस्ट होगी PDM के लिए पीपल्स पार्टी का निकलना, या फिर पीपल्स पार्टी के लिए PDM से निकलना? देखिए, पहली बात तो है मजहर साहब ने जो कुछ कहा मैं उनको 100% उनको सपोर्ट करता हूँ। पॉलिटिक्स में इस किस्म का एटीट्यूड गलत है। अपनी उम्र देखो, अपनी पॉलिटिक्स देखो, अपनी पार्टी की पोजीशन देखो, फिर इस किस्म की हरकतें करो। अगर आप कैमरों की वजह से करना चाहते हो, आप मैसेज देना चाहते हो, तो ये तरीकाकार गलत है। इस तरह तो कोई संजीदा शख्स आपके साथ नहीं बैठेगा। अगर इख्तिलाफ था और आप समझते हैं कि उनका फैसला गलत है मौलाना फजल रहमान का, तो उसके लिए और तरीके हैं। ये जो कागज़ फाड़ने का रवाज आपने सीखा ना,
अपने ग्रैंडफादर से, आपके ग्रैंडफादर ने जिस कागज को फाड़ा था ना, वो कुछ और था। तो आप ऐसा काम न करें, और आप जानबूझ के पाकिस्तान की फेडरेशन में एक ऐसी हरकत की वजह बन रहे हैं जिसमें फेडरेटिंग यूनिटों में जो इलेक्शन है वो सिंगल पार्टी जीता करेंगे। आप ना फेडरल सतह पे पार्टी बनना चाहते हैं और ना ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और एएनपी की जो बात कर रहे हैं मदर साहब, ठीक है, एएनपी ने ये ऐसा करके एक बात साबित कर दी कि एएनपी अब वफाक की सतह पर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं एग्जिस्ट करना चाहती। वो भी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से मौलाना फजल रहमान को देख रही है, पीटीआई को देख रही है, इस हवाले से उन्होंने फैसले किए। ये बड़ी अफसोसनाक रवैया है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान के वफाक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, और चारों सूबों की जंजीर जो बेनजीर का जो स्लोगन था वो हकीकत पे मबनी था। तो आज हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा रवैया सिंध में बैठ के पॉलिटिक्स के हवाले से है, इसके समरात क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। ये भी बात जो क्या सीईसी के जो मेंबरान उससे ज्यादा सीनियर बैठे हैं उनको सोचना चाहिए क्या मैसेज वो ऑन द बोर्ड पे दे रहे हैं और किसके कहने पे ये सारा एटीट्यूड किया गया है। क्या उन ताकतों ने ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान की आइंदा पॉलिटिक्स सिर्फ सूबाई सतह पे होगी? तो ये एक बड़ा अहम मसला है। काजी साहब भी बैठे हैं और इफ्तिखार साहब, मैं काजी साहब की तरफ जाऊं, मैं आपसे एक मुख्तसर बात जानना चाहती हूँ। पॉलिटिकल कॉस्ट की मैंने बात की थी। पीपल्स पार्टी पीडीएम में रहती है तो क्या पीपल्स पार्टी का फायदा है या पीडीएम का फायदा है? और निकलने पर मतलब फायदा और नुकसान पीपल्स पार्टी के माइनस होने से किसका होगा? मेरी बात सुनिए, मैं बाजार में नहीं बैठा, किस दुकान पे नहीं बैठा कि चीजें बेचना शुरू करूं कि फायदों और उसके नुकसान की बात करूं। मैंने जो कहना था बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है, वाशगाफ अल्फाज में कहा। चले काजी साहब, अच्छा चले काजी साहब आपकी तरफ आती हूँ। पीपल्स पार्टी और एएनपी दोनों की बात हो रही है। एक राय ये भी बड़ी मजबूत मौजूद है कि पीपल्स पार्टी खुद भी वापस आ सकती है पीडीएम के अंदर, और गालिबन अगर एएनपी को भी ले आए तो एक प्रेशर के साथ मौजूद रहेगी। जमातों को अपना पॉलिटिकल बैलेंस बरकरार रखना है। हमने देखा है पीपल्स पार्टी को पिछले गुज़िश्ता माह में कि पीपल्स पार्टी ने अर्न किया है पीडीएम में रहते हुए। आपके ख्याल में पॉसिबिलिटी है? पहले मैं थोड़ा सा इस बात पे करूँ, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, इस थिएट्रिक्स की क्या ज़रूरत थी कि बिलावल भुट्टो साहब को, लेकिन इसको ज़रा एक कंटिन्यूएशन में देख लेते हैं। अभी जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो वो क्या कह रहे थे हसन इकबाल? सर्टिफाइड वोट चोर, पेट फाड़ दूंगा, सड़क पर मैं घसीटूंगा। इनकी जरा फ्रेजियालॉजी निकालें, अपने प्रोड्यूसर साहब से कहें कि ये क्या गुफ्तगू करते रहे एक दूसरे को। अच्छा अभी सुने, सिद्ध के दिल से अगर कोई दूसरे को चोर समझता है तो ये अपने हम पेशा भाई हैं हमारे सियासतदान, जो रोजाना आके बताते हैं कि जरदारी साहब कहते हैं नवाज शरीफ साहब चोर हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो चोर हैं, और इनकी अपने बारे में ये आला राय हम आए रोज सुनते हैं। तो अगर इस तनाजुर में देखेंगे तो ये वाकया को आपको इतना बड़ा एक तो नजर नहीं आएगा। दूसरी बात मतलब उन्होंने तो इसको रेफरेंस दे दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यूएन की तकरीर। यार देखें ना, वो हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स, कितने मेरी अली कितने तेरी सना, वो ठीक कहा इफ्तिखार साहब ने। उसके पीछे 68 69 की मूवमेंट, 3 के पीछे जरदारी साहब बैठे हुए हैं। क्या बात करें, ये मुर्दा सियासत है, ये स्टेटस को की सियासत है, इसके इलेक्शन स्टेटस को के हैं जितने साफ और शफाफ। किसको नहीं पता कौन सा मनशियात फरोश जो है वो इलेक्शन जीत के आता है? नहीं पता। ये मुझसे ज्यादा बड़े एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जानते हैं ये हमारे, नहीं पता किसी को ये कहां से माल आ रहा है। क्या बात करनी है, छोड़ें आगे बढ़ते हैं। बात ये है कि उन्होंने अब शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि वो ग्रेड 22 के मुलाजिम थे कि उसको शो का नोटिस दे दिया, टेलीफोन पे बात कर लेते या कुछ और कर लेते। मगर सवाल ये है कि जब आपकी कोई एक नजरियाती असास ना हो जिस पे आप इकट्ठे हों, इस्लामाबाद तक पहुंचना आपका सोल मकसद हो, और जब इस्लामाबाद पर पहुंचने के लिए किसी की पीठ में छुरा घोंपना पड़े तो आप जो पहुंच जाए, कोई बड़ा सियासी मकसद ना हो, नजरिया ना हो, तो ये छोटी बातें होती हैं। इस पे हमें हैरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि बड़ी सियासत आजकल नहीं हो रही। चलें और फिर आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि सियासत महदूद होते हुए सूबाई और लोकल सतह पे जा रही है, बड़ी और जाती पैसों पर रह गई है, फिefdoms बन गई हैं, यानी नवाज शरीफ डायनेस्टी उसका माल, इनका माल। अब आगे इमरान खान साहब, अब इमरान खान साहब को पता चला वही काम तो वो भी करते हैं जो जहांगीर तरीन साहब भी वही हैं। इनके पास भी खुद उनका नहीं है, डायनेस्टी नहीं है या उनका खानदान नहीं है। तो ये एक सियासत जिस नहज पे आज पहुंची है, ये बड़ा सॉरी सिचुएशन है। ये सियासत ऐसी होती थी, ये सियासत जो है इसमें जो जितनी स्ट्रगल की इफ्तिखार साहब ने की, लोगों ने की, अंदर ये मेरे भाई दूसरे बैठे हैं मजहर अब्बास साहब, सियासत में भी की, सियासत में भी की। ये सियासत थी जिसके हमने ख्वाब देखे थे। ये लोग थे जिनके पीछे हम जाके लड़ाई लड़ेंगे और ये हमारे हक के लिए लड़ेंगे। तो इन्होंने आपस में लड़ना है। ये जूतियों में दाल बटनी है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ सकाफती म्यार भी इतना ही है और नजरियात का तो आप छोड़ ही देना, नाम नजरियात तो गाली बना दी हमने। मौलाना साहब, काजी साहब इसको सॉरी सिचुएशन कह रहे हैं। खबर ये भी है कि पीपल्स
पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में भी एक मुसावी अपोजिशन इत्तेहाद के तौर पे जो हम सेनेट में सूरत हाल देख रहे हैं, अपने अपने ग्रुप बना लिए गए हैं दोनों जानिब से। क्या हमें मजीद, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि पीडीएम शायद ना हो या कोई नई पीडीएम आए, तो ये तकसीम होती अपोजिशन क्या हुकूमत को सपोर्ट करेगी? क्योंकि खुद शेख साहब कह रहे हैं कि ये सूट कर रही है अपोजिशन जो सामने आ रही, तो ये अपोजिशन नोबडी हो जाएगी आने वाले दिनों में। देखिए, एक तो काजी साहब की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए, बिल्कुल हम तीनों ही ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सियासत को अमली तौर पे भी देखा है, सहाफ़त अमली जद्दोजहद का भी हिस्सा रहे हैं। और इस वक्त तो मुझे एक सियासी रोमांस ख़त्म होता नज़र आ रहा है, ख़ासी हद तक ख़त्म हो भी गया है। अब जो भी है वो एक सियासत, एक कारोबार है। कारोबार में नफ़ा और नुकसान देखा जाता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपके उसूल कहाँ खड़े हैं, आपकी ज़ात कहाँ खड़ी है, आपके नज़रियात कहाँ खड़े हैं। वो सब अब किताबी चीज़ें रह गई हैं। लेकिन पीडीएम, देखिए, नुकसान तो 100% अपोजिशन का ही होगा, चाहे आप अलग इत्तेहाद बना लें, चाहे आप यकजा हो जाएं। जो क्रैक्स आ गए हैं, जो दरार थी, वो शगाफ में तब्दील हो गई है। तो लिहाजा अब इसकी कोई अपोजिशन के लेवल पर जो है, अगर आप देखें तो अपोजिशन के लेवल पे अब कोई तहरीक चलती नज़र नहीं आ रही, अब कोई बहुत बड़ा ऐसी चेंज नहीं नज़र आ रही, अनटिल अनलेस पीटीआई खुद अपनी जिस तरह की गलतियाँ हैं, पीटीआई के अंदर जो क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स को आप जो है वो डस्का में भी देख सकते हैं, उन क्रैक्स को आप तरीन के अंदर भी देख सकते हैं, उन क्रैक्स को आप NA 249 कराची में भी देख सकते हैं। ये सारी पीटीआई का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो यही है कि पीटीआई अंदरूनी तौर पे इतने इख्तलाफात और ग्रुप्स का शिकार है कि वो इससे निकल ही नहीं पा रहे इस चीज़ में। अभी आप देखें नौशेरा में क्या हुआ था, परवेज खटक के भाई वाला जो वाक़या था। पीटीआई तो खुद अपनी लूज़र है। पीटीआई को अपोजिशन से कोई चैलेंज नहीं है, अपोजिशन कोई इसको टफ टाइम नहीं देने जा रही। लेकिन पीटीआई अब तरीन साहब के इस फैक्शन के बाद आप मुझे बताएं कि मॉरली पॉलिटिकली जो है बुज़दार साहब कहाँ खड़े हैं, इमरान खान कहाँ खड़े हैं। अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा लोकल बॉडीज इलेक्शन कराना। इस सिचुएशन में पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो सिचुएशंस डेवलप हो रही है, आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि पुराने बल्दियाती इदारे बहाल करें। आज तक वो अपने दफ्तरों में नहीं जा सके पुराने बल्दियाती। ये तो आपके सिस्टम का हाल है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अनटिल अनलेस अपनी गलतियां ना करे, अपोजिशन से कोई थ्रेट नहीं हो। इफ्तिखार साहब, हुकूमत को हुकूमत से खतरा है और अपोजिशन को अपोजिशन से खतरा है, तो अवाम तो फिर किसी के लिए भी कहीं नहीं है। क्योंकि जो मजद साहब और जो आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको काजी साहब सॉरी सिचुएशन कह रहे हैं, तो वो पार्लिमानी सियासत, पार्लिमानी निज़ाम और अवाम को डिलीवर करना, फिर वो ख्वाब ही है एक सारे का सारा, यहाँ यही कुछ होगा। अच्छा, ख्वाब तो नहीं है, वो हकीकत है। यही हमने सीखा, यही हमने पढ़ा, आज भी वो हकीकत ही रहेगी। अगर ये पार्टियां अपने रवैये को नहीं बदलेंगी तो कोई और पार्टियां आके इनको रिप्लेस कर देंगी। वक्त का टाइम का मसला हो सकता है। इट विल टेक 2 years और 3 years, क्योंकि जो कुछ ये हो रहा है, और काजी ने तो बहुत, क्योंकि इनकलाबी आदमी है, उसने अपनी मार्क्सिज्म और अपनी जो सोच है उसको हमसे शेयर तो करना है। और जिस हवाले से उसने बात की है वो काबिल तारीफ है और वो सही कह रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 1980 के बाद नजरियाती सियासत ख़त्म हो गई और पहला वार हुआ बेनज़ीर के दौर में। बेनज़ीर ने जाके आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की। उसके बाद नजरियाती सियासत को तो भूल जाएं आप। आखिरी आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कोशिश कर रही थी तो वो बेनज़ीर ही कर रही थी, जो रोटी कपड़े मकान तक पहुंच गई थी आखिरकार। अब नजरियाती सियासत नहीं है, और फिर क्या होगा? आप बड़ी बात कि अवाम का क्या बनेगा? हमारी महरूमियों का और मायूसियों को कौन आके रिजॉल्व करे? किसी ने तो आना ही है। देखिए, इमरान खान 2013 में जब इलेक्शन में आया तो हमें ऐसा हो रहा था कि ये मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्लेस करेगा, एक नए प्रोग्राम के साथ आया है, यहाँ पे चेंज आएगी, लोगों को कुछ बेहतरी मिलेगी। लेकिन आपने देख लिया उसके नतीजे क्या निकले। और ये बात दोनों दोस्तों की सही है कि वो पार्टी अपने अंदर से इतनी हिल गई है कि उसके लिए बहुत मुश्किल है नेक्स्ट 2023 के इलेक्शन तक जाना। और फिर मैंने एक बात की है, आई विल रिक्वेस्ट बोथ माई फ्रेंड्स कि देखें, क्या हम इलाकाई सियासत में तो नहीं फंसते जा रहे? क्या कोई ऐसा ग्रैंड प्लान तो नहीं है कि इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल सतह की हो ही ना, और कोई भी जो इलेक्शन हो उसमें नेशनल सतह की पॉलिटिकल पार्टी ना होने की बिना पे
एक हंग पार्लियामेंट आए, एक लटकी हुई पार्लियामेंट आए। इतनी ताकतवर पार्लियामेंट हो ही ना कि वो आवाम को डिलीवर कर पाए या आवाम के मसाइल का कोई हल निकाल सके। इस पर मेरा गौर करें, क्योंकि मुझे सब कुछ ऐसा नहीं है कि बिला वजह ही हुआ है। ये एकदम गिलानी का आना, गिलानी को वोट ना मिलना, जो 7 वोट नहीं गिलानी को काउंट हुए, वो हमारी गलती तो नहीं है और ना ही PML नवाज की गलती है। जो PML नवाज के वोट थे उनको तो दे दिए उनको। ये उन शहजादों की अपनी गलती है। पूछ लें अपना, अगर आपको यकीन नहीं आता मुस्तफा नवाज खोखर से पूछ लें, और ये बात आप साद रफीक से पूछ लें। ठीक है, ऐसा ना करें। इनका ख्याल है कि लोगों को इल्म नहीं होता, ये गलती पर है। लोग सब कुछ जानते हैं। तो बराए मेहरबानी पॉलिटिक्स करें आवाम के लिए। और ये बात काजी की ठीक है, अगर आपने अपने खरबों रुपए बचाने की पॉलिटिक्स करनी है तो ज्यादा ऐसा सर्वाइव नहीं करेगी। काजी साहब, मैं आपसे ये जो गुफ्तगू और बड़ी तब्दीलियों की बात है फिर बात कर रहे हैं कि शायद अगले चंद सालों में आ जाए, बट जो तब्दीली के नाम पर जमात आई वो तो रोज अपने ही लोग तब्दील कर रही है। फवाद चौधरी साहब को इजाफी फिर वजारत इत्तलात का कलमदान दिया जा रहा है। क्या इस तरीके से ये हुकूमत डिलीवर कर पाएगी? रोल ऑन पर तमाम लोग गुज़िश्ता 2.5-3 साल से अगर मूव ऑन कर रहे हैं और अगले 2 साल भी यही रहेगा, तो किस बात की उम्मीद रखी जाए आने वाले 2 साल? नहीं, बड़ी दर्द दिल रखने वाले लोग ये बात करते हैं जो इस वक्त इफ्तिखार साहब ने की है कि एक सियासत नेशनल सियासत होती थी, कहीं वो सूबों यानी वो असबियत में न चली जाए। मगर सवाल फिर वही उठता है, क्या करें? घूम फिर के चीज़ उधर ही जाती है। कौन सी वो चीज़ है जो जोड़ेगी इस मुल्क के लोगों को? कौन जोड़ेगा? क्या जोड़ेगा? क्या हराम का माल जोड़ेगा? काला धन जोड़ेगा? या वही बात जो वो तहरीक 68 जिस पे उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो गई थी, और आज इमरान खान क्या कह रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं कर, कोई और तरीका है, इधर से बैंकों से पैसे लेके देंगे। बात तो वही है ना, कंट्रडिक्शन तो वहीं खड़ी है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई। तो जब तक आप 4 सूबों के पिसे हुए अवाम के हकूक की बात नहीं करते तो नेशनल पार्टी तो खत्म होगी। पीपल्स पार्टी जैसी ऐसी मार्कतुलरा पार्टी जो रातों रात बन के यूं छा गई थी कम से कम मगरबी पाकिस्तान में, वो जाके जिला काउंसिल का इलेक्शन लड़ा करेगी। अब मुझे लगता है जाके लड़काने में आपको लगता है कि ऐसा कोई पैटर्न है? नहीं, इसमें देखें, हमें तो तोड़ेंगे लोग। हुक्मरान तबका हमें तोड़ेगा, कभी लिसानी तौर पर तस्लीम करेगा, कभी रंग में तस्लीम करेगा, कभी मजहब में तस्लीम करेगा। लेकिन जब बेनजीर दस उतरी थी 18 अक्टूबर को, क्या हुआ था? ये सारे हुक्मरान डर गए थे। वो धमाके क्यों थे? वो इसलिए थे कि लोगों को भगाना था। वो तो फिर इकट्ठे हो गए थे। बात ये है कि इन लोगों को हम जो है पॉलिटिकल वर्कर हैं, साफी हैं, सिविल सोसाइटी है, हम क्या करें? हम उस सूरत में लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं अगर हम उनके राइट्स की बात करें। भूख जोड़ती है, दवाई जोड़ती है आपको, आपके बच्चे की तालीम जोड़ती है आपको, आपके जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं राइट्स 40 शिकों तक, वो जोड़ते हैं। जब तक उस पर सियासत नहीं होती, नहीं जुड़ेंगे, फिर क्या होगा? अभी ये इलेक्शन हुआ है, 4,53,000 वोट है इस डस्के के वोट पे, जिसमें 1,10,000 उसने लिया है, 90,000 इसने लिया है। तो 2.5 लाख वोट जो है वो तो पड़ा ही नहीं है। तो यही होगा मिडिल क्लास में। आप मैनेजमेंट करेंगे, कोई इसको इल्जाम लगाएगा, कोई उसको इल्जाम लगाएगा। साहब बड़ी बात कर दी मैनेजमेंट, हुकूमती जमात मैनेजमेंट की बात करी कि मैनेज किया गया इलेक्शन को। एक ब्रेक है और कहने को तो हर दिन सियासत अवाम के नाम पर हो रही है, मगर डिलीवर अवाम को नहीं हो रहा। क्यों? इस ब्रेक के बाद डस्का का गुज़िश्ता रोज का इलेक्शन नून लीग ने जीत लिया। हुकूमत की जानिब से क्या कुछ कहा जाता रहा, PTI के उम्मीदवार की जानिब से क्या कहा गया और हुकूमत पंजाब की जानिब से, ये देखिए। पहले आरओ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी, जो उनका जज्बा था कि हर हाल में नून लीग को कामयाब करार देना है और उसको इलेक्शन जितवाना है, और बड़ी मेहनत करनी पड़ी उन्हें, और काफ़ी जो है वो हाथ पांव मारने के बाद आखिर वो PTI की जो जीती हुई सीट थी उसे शिकस्त में बदलने में कामयाब हुए। मैं खुसूसी मुबारकबाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना चाहता हूँ। जितना जोर लगा के आपने ये इलेक्शन मैनेज किया, 19 को हमारा जीता हुआ इलेक्शन छीना और उसके बाद कोविड की पीक में आपने ये इलेक्शन करा के, मैं आपको दाद देता हूँ आपने जो काम किया। मदद साहब, इदारे पर इल्जाम RO का इलेक्शन कहा जा रहा है, खुसूसी मुबारकबाद मल्ली साहब दे रहे हैं और क्लैप करके तंज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर के जीता इलेक्शन उनसे छीन लिया गया। सर, इदारा फिर मुतनाज़े हो रहा है, दूसरी बार ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, जो हारता है उसका रोना उसी वक्त से शुरू हो जाता है। देखिए, कोई भी ठोस चीज़ नहीं की है अभी तक इन्होंने। अब फिरदौस हैवान साहिबा ने करोड़ों रुपए का सबूत देंगे, अब वो जब देंगे उस वक्त पता चलेगा। अभी इन जो उम्मीदवार थे इनकी आप बात सुने, आप दूसरे कैंडिडेट को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, साथ में तंज भी कर रहे हैं। सिंपल सा एक इलेक्शन है, आप डिफीट को एक्सेप्ट कर लें। अनटिल अनलेस आप कहें कि हमें नहीं मानता इस इलेक्शन को, मैं रिजेक्ट करता हूँ इस इलेक्शन को, साथ में ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमारे वोटों की तादाद बड़ी है,
हमें इतने ज्यादा वोट मिले हैं। ये एक अजीब सा एक नया रुझान आया है। सर वजीर ये भी कह रहे हैं कि जमहूरियत की जीत हुई है, ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। वही बात कह रहा हूँ ना कि जो जीतने वाली उम्मीदवार हैं उन्हें मुबारकबाद भी दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमें इतने हजार वोट ज़्यादा मिले हैं। साथ में वो रिवायत बदकिस्मती से हम कायम करने के लिए तैयार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हम खुद लेकर आते हैं, उनके मेंबरान का इंतखाब हम खुद करते हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल। इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आऊंगी। मजहर साहब की हमें आवाज़ में थोड़ा इस वक्त दिक्कत है सुनने में। ये कहिएगा कि जो इलेक्शन के ऊपर तनकीद की जा रही है और हुकूमत की जानिब से तनकीद की जा रही है, पंजाब हुकूमत कर रही है, ये मल्ली साहब कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन इन हुकूमती तर्जुमानों को या हुकूमत को तलब करके वजाहत मांग सकता है इस पर? अच्छा, मुझे अफसोस है कि ऐसा हो रहा है और ये ऐसे नहीं हुआ। ये तयशुदा एक प्रोग्राम के तहत हो रहा है और इस प्रोग्राम का ऐलान हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म कर चुके हैं जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा किया था। मेरे लिए कोई चंबे की बात नहीं। और वो उस इंक्वायरी को रोकना चाहते हैं जो इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवा रहा है, क्योंकि जियो फेंसिंग के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नतीजे पे पहुंच गया है कि ये सब लोग इत्तफाकिया तौर पे किसी एक जगह पे इकट्ठे हुए थे इन ऑड आर में, या क्या था। अब ये उस हकीकत से आंखें चुराना चाहते हैं और इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को भी तस्लीम नहीं करने को तैयार, क्योंकि वो कुछ पैराग्राफ इनके भी आने शुरू हो गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो उनकी मनमानी नहीं हो रही। और मुमकिन है ये अदालतों में भी किसी हमला कर दें, और किया उन्होंने टुकड़े में। तो जब ये कहा कि नवाज शरीफ से हमने इतने अरब रुपया कहा था गारंटी ले लो, तो आपने गारंटी नहीं। अब बाकी चीज क्या बची है? ऑडिटर जनरल पाकिस्तान आईनी अदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है, जो हमारी जुडिशरी है ये एक आइन किताबें काम कर रही है। अब रह क्या गया? देखिए बाकी तो रह गई है ना कि इनसे खुद खेलना आया नहीं इनको, अफरा तफरी इन्होंने मचा दी इक्तिसादी तौर पे, इंतजामी तौर पे ढांचा बिल्कुल। इफ्तिखार साहब ये कहिएगा कि जो कल हुआ है, क्योंकि दूसरा ज़िमनी इंतखाब था चंद दिनों के अंदर ही, यही राइटिंग ऑन द वॉल था या आपको इस पूरी सिचुएशन में कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट लगता है? यही राइटिंग ऑन द वॉल था। देखें, हालांकि बल्कि मुझे तो इसमें ये लग रहा था कि चूंकि इनका मुकाबले में अरशद मरी के मुकाबले में जिस आदमी ने काफ लीग के टिकट पे, काफ लीग से जिसका ताल्लुक है, उसने जब टिकट लड़ा था इलेक्शन, उसने एक रीजनेबल वोट लिए थे। अगर अरशद मरी के 2001 के वोट उसके मिला लिए जाए तो इनके वोट ज्यादा बनते नजर आते। लेकिन चूंकि काम वहाँ पे बहुत हुआ है और ये हकीकत है कि बहुत तगड़ा इलेक्शन था, ये ना मली वगैरह की तरफ से कोई कमी छोड़ेगी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ छोड़ेगी। ठीक है, दे फॉट दिस इलेक्शन वेरी वेल। ये जो अब इलेक्शन हुआ कल दे फॉट इट वेरी वेल। और वी मस्ट अप्रिशिएट दी लेडी जो है नौशीन है गालिबन उसका नाम, कि उसने हिम्मत का मुजाहरा किया एंड शी प्रूव्ड इट कि पाकिस्तान के बदतरीन हालात में भी यहाँ की खवातीन डट के मुकाबला कर सकती हैं तमाम सूरत हाल का। नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो, औरत ने बुर्का पहना हो, वो एक अपना चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा रही हो, एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन में जा रही हो, मैंने कभी इतनी इफेक्टिवली किसी भी कैंडिडेट को मूव करते नहीं देखा। ठीक है, ये मतलब ये एक नई चीज आई है एंड आई अप्रिशिएट दी लेडी एंड हिज फैमिली। और ये उनकी फैमिली का पहला इलेक्शन नहीं है, ये असद मलिक पहले दफा नहीं आ रहा, पहले इसके बाप से आ रहा, उसके बाप के बाप से आ रहा और अब इससे आ रहा। ये तो वहाँ की मसला है। और अगर आप ये परसेंटेज वाली बड़ी डिबेट चला रहे हैं, दोस्त हमारे पढ़ लिखे, जरा ख्याल रखिएगा कि जो 2018 का इलेक्शन है उसमें कितना वोट पड़ा, जितना वोट पड़ता है उसकी परसेंटेज निकाली जाती है और उसको सामने रख के किसी के वोट बैंक को ऊपर और नीचे देखा जाता है। ये नहीं कि आपको फिगर्स का भी पता ना हो और आप ऐसे ही लोगों को कंफ्यूज करते फिरें। फॉर गॉड सेक, ये जो है ना हमारा सोशल मीडिया, इसको भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। वोट कास्ट का 41% पड़ा है इस बार, जो मेरे पास भी इसके फिगर्स हैं, जो 18 में पड़ा था और इस बार 51% पड़ा है नून लीग को। मैं सईद काजी साहब की तरफ से गुफ्तगू बोल रहा हूं। सईद काजी साहब, वफाक में भी और सूबे में भी पीटीआई की हुकूमत है। ये ट्रेंड होता है कि अगर जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है वह ज़िमनी इंतखाब हुकूमत के हक में जा रहे होते हैं, मगर हम यह ज़िमनी इंतखाब के मुख्तलिफ ट्रेंड देख रहे हैं 2-3 माह में। वुज़रा की जानिब से जो मुख्तलिफ बातें की गई, फवाद चौधरी साहब कहते हैं डस्का में नून लीग नहीं जीती, पीटीआई हारी है, इसकी और वजूहत। ये बड़ी गहरी बात वो कह रहे हैं कि उन्होंने कर दी है, अब समझ नहीं आ रही, तनकीद बहुत कर रही है हुकूमत और फिर इसे जीत भी कह रही है। ट्रेडिंग ऑफ लेवलिंग ऑफ चार्जेस है, मैं इस पे नहीं जाता, मगर मैं थोड़ी सी बुनियादी बात करता हूँ। मुझे ये बताएं ना, हमारी कितनी अजीम रवायात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को सिर्फ गालियां नहीं दी आपने खड़े होकर चौक में जब आपके खिलाफ फैसला आया। एक लोहे के चने चबा रहे थे आप, अरशद मलिक तुम्हारे घर बैठा हुआ था, मतलब है, और रातों रात उसको लगाया गया जज जिस वक्त, मतलब क्या नहीं किया,
क्या नहीं है पेनिट्रेशन इन लोगों की? 35 साल से बैठे हुए रियासती इदारों में पेनिट्रेशन नहीं है? अब हम नाम लें तो फिर हमारे हाथों में हथकड़ियां आ जाएंगी, हम अंदर हो जाएंगे। हमें नहीं पता कौन किसने लगवाया और यहाँ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी क्या करके गए हैं। यार जो आपका सिस्टम कंप्रोमाइज नहीं है। आप मुझे ये बताएं ना, आप 30-35 साल से जो आपने हुकूमत की है, 2 नंबर बंदे पुलिस में भर्ती करा रहे हैं, 2 नंबर बंदे FIA में भर्ती करा रहे हैं, जराइम पेशा लोगों को लेके आ रहे हैं। आबद बाक्सर मैंने बनाया है। इस रियासत का जो बेड़ा गर्क हुआ है 5 ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से लेके अब तक, माशी तौर पर जितने माफियाज बने, जो चीज आपने प्राइवेटाइज की, IPP को प्राइवेटाइज किया, माफिया बन गया। आपने स्कूलों को प्राइवेटाइज किया, स्कूल माफिया बन गया। ये आज सारे जो माफिया इस रियासत का गोश्त नोच रहे हैं, ये कौन है? ये मामला सुधरना शुरू हुआ है? मैं नहीं, कोई सुधरा नहीं, कुछ भी नहीं सुधरा और बर्बाद हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जनाब आपने मुझे, राना सनाउल्लाह साहब ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग, एक केस इनके खिलाफ फैसला आता है, एक जज जो है इसके आपके इलेक्शन कमीशन के, कहते हैं ये तो अपने भाई दा टिकट मंगदा सी मेरे को, इसलिए मेरे खिलाफ इस तो कीता है। ओए रात को फोन, अभी आपने क्या किया उन जज साहब के साथ? उनको रात को धमकियां दी आपने, जिन्होंने ये आपका ये जो ब्रॉड शीट वाला केस था, उन्होंने आके रिकॉर्ड पे कहा मुझे रात को धमकियां देते थे। और किन्नू चक्कों के हाथ में हम आ गए यार। ये रियासत किसके हवाले कर दिया हमने? मुझे ये बताएं ना। मैं नहीं अप्रिशिएट करता, बिल्कुल ये बयान नहीं देना चाहिए था। PTI को चाहिए था कि हमने फेयर इलेक्शन करवाया है, हम हार गए हैं, इसका मतलब है ये फेयर है, उनकी मॉरल विक्ट्री होती, बजाय इसके कि जो वो बयान अब दे रहे हैं। मगर सवाल ये है कि हु यू आर डीलिंग विद, और ये लोग कौन है, इनका पता तो कराओ। सर अभी तो तब्दीली आई यार, केड़ी तब्दीली तुसी हम सोच लिया सी आ गई है, तो फिर अपना कुछ मैं अपनी ज़हन का इलाज कराऊं ना। अगर मैंने ये समझ लिया था कि इमरान के आती हुई, अच्छा वो ज़िमनी इंतखाब पर मैं ये कह रहा हूं कि रियासत के दायरे कंप्रोमाइज्ड हैं। एक पटवारी से लेके ऊपर तक जो है वो पैसों के, और नहीं दे रहा। अच्छा हमजा शहबाज क्या कहते हैं? करप्शन छोड़ दें, करप्शन होती है, इसको कबूल कर लें। यार अभी डॉन में परसों आर्टिकल था एक नौजवान का, नहीं पे आएगा। मुझे ये बताएं, पार्लियामानी निजाम नहीं आगे चलना ना, अब आप क्या लाना चाह रहे हैं? पार्लियामानी निजाम में कैसे चलना है जब आपके 15 करोड़ रुपए चाहिए? आपको एक और चलाना चाह रहे हैं? किस नहीं, हम ये चाहते हैं कि वर्कर को टिकट मिले, इफ्तिखार साहब को टिकट मिले, अब्बास साहब को टिकट मिले। यहाँ पे टिकट मिलता है जो है अफयून फरोश को, हेरोइन फरोश को। इनको पता है मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। जब आप कब्जा ग्रुपों के पैसों से आप इलेक्शन जीतेंगे तो आप सियासत साफ कर लेंगे। तो ये इफ्तिखार साहब कमेंट करना चाह रहे हैं, फिर मैं उनका लेके मजर। जी इफ्तिखार साहब। मैं कोई कमेंट नहीं करना, काजी साहब की जो अंदर से इनका जो है ना, यार मुझे ना कुछ कह बताया, मैंने बात गलत की है, सही की है। पूछ रहा है माफिया का नेक्सस है, माफिया का नेक्सस है नहीं है तो कहे मैं गलत हूं यार, कहे मैं गलत कह रहा हूं। जी अच्छा, जिस दुख का इजहार ये कर रहा है काजी, वो दुख इसके अकेले का नहीं है, हम सबका है। लेकिन जब तक ये मार्क्सिस्ट थ्योरी में ना जाए, कि काजी भी बात पूरी नहीं करता। मैं सिर्फ यार मैंने नाम लिया है मार्क्सिस्ट थ्योरी का, मैंने इतना कहा। मुझे ये बताएं अफयून फरोश का मार्क्सिज्म से क्या ताल्लुक है? कब्जा ग्रुप का मार्क्सिज्म से क्या ताल्लुक है? रात को जुआ कराने वाले जो पैसे देते हैं इलेक्शन के लिए, उसका मार्क्सिज्म से क्या ताल्लुक है? तो सर इदारे कानून के नीचे मामला मेरे तो बोर्ड लाई जा रहे हो, मेरे तो एवं तुसी तो लेबल लाई जा रहे हो, और मैंने दसो कि चोर चक्कों का जमहूरियत से क्या ताल्लुक है? मुझे ये बताएं। तो जमहूरियत को कौन चला रहा है फिर? किस काम की जमहूरियत? पूछे ना, कौन देता है? हु बैंक रोल्स योर इलेक्शंस? पैसे कौन देता है भाई पैसे इलेक्शन करने के लिए? जी इफ्तिखार साहब, कौन चलाता है इस जमहूरियत को? है मुझे नहीं पता जी, उनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। मजर साहब ये इन लोगों को सब पता है, पर ये भी कहते हैं कि जितना कहें ज्यादा। जो आज पैसे का कॉन्सेप्ट है, मैं सोच ही नहीं सकता। जिस तरह लोगों के पास एक गाड़ी लोगों की जो होती है, वो हमारे 10 खानदानों की सारी उम्र की कमाई के बराबर होती है। तो मैं तो सारे सिस्टम को वैसे हम नहीं मानता, लेकिन अब सिस्टम में रह के हमने फाइट करना ना, तो बाहर से सिस्टम तो नहीं लेके आना। ठीक है, इसी गिवन सिचुएशन के अंदर हमें तजिए भी करने हैं, हालात को सुधारने की कोशिश भी करनी है, और फिर राय भी देनी है, और अपने आप को बचा के भी तजिया करने। मजर अब्बास साहब से मुझे एक सवाल पूछने में, मैं ज़िमनी इंतखाब की मजर साहब बात कर रही हूँ। अभी खुशाब की सूबाई असेंबली है कराची में, NA 249 पर होने जा रहा है। क्या कराची की इंतखाबी तारीख में पहली बार कि पंजाब से जो कि ज्यादा ग्राउंड रखती जमातें हैं, तहरीक इंसाफ और नून लीग हैं, वहां पर सामने और पीपल्स पार्टी और MQM जरा पीछे हैं। आप उस इलेक्शन का क्या नक्शा देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, वो बुनियादी तौर पर वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ वर्कर्स लेबर क्लास बहुत ज़्यादा है, और जो एक बड़ी डिसएडवांटेज मुझे वहाँ होती नज़र आ रही है वो ये कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ वर्किंग डे के दिन पोलिंग रखी है। अब वो लेबर जो सुबह जो है वो काम के लिए जाता है, उसके लिए बड़ा मसला है। फिर रमज़ान, फिर गर्मी, तो वो जो एक डिसएडवांटेज है वो तमाम जमातों के लिए डिसएडवांटेज है, और इसीलिए तमाम जमातों ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि आप
आप जो है ये पोलिंग डे जो है इसको चेंज करें। पहले तो ये भी था कि ईद के बाद कर दें, उन्होंने कहा जी 60 रोज़ के अंदर हमें कराना मैंडेटरी है। फिर ये बात हुई कि जी आप चलें कि संडे को कर लें उसको, लेकिन बहरहाल रिवायती तौर पे ये सीटें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी तब्दील हुई है, पहले ये 239 और 240 की कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के ये बनी गई है। तो पहले एक ज़माने में ये 184 हुआ करती थी जहाँ अमीर हैदर काज़मी जीते थे यहाँ से एक ज़माने में, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी तब्दील हो गई है। वहाँ से एजाज शफी 2 मरतबा मुस्लिम लीग की टिकट पे जीते हैं। अभी भी लास्ट इलेक्शन में MP एक मुस्लिम लीग नून का जीता है। अभी आप किसका पावा मजबूत देख रहे हैं, वोट किसका वहां पे ज्यादा? इस वक्त जो डिसाइसिव फैक्टर है इस इलेक्शन में वो तहरीक लब्बैक है, क्योंकि वो तीसरे नंबर पर आए थे। ओके। और उन्होंने अगर PTI ने 35,000 वोट लिए थे और कोई 600 के करीब की डिफरेंस था शहबाज शरीफ और फैसल वाडा में, तो 24,000 वोट तहरीक लब्बैक ने लिए थे 2018 में। अब और साथ में मुस्तफ़ा कमाल हैं। मुस्तफ़ा कमाल बिल्कुल एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि PSF PC और PSP के जो पिछले इलेक्शन में 1600 वोट थे। अब 1600 वोट में वो कितना इम्प्रूव करेंगे, कितना आगे लेके जाएंगे, वो ऑप्टिमिस्टिक तो बहुत हैं, लेकिन असल मुकाबला इन 3 जमातों का है कि जो PTI है, PMLN है और तहरीक लब्बैक। और ये जो है ये बड़ा डिसाइसिव वो इलेक्शन होगा। इसमें टर्न आउट मुझे बहुत कम होता नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा टर्न आउट नहीं लग रहा। ठीक है मजहर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आए बात करेंगे PTI के अंदर से आने वाली आवाजों की तरीन फैक्टर पर इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू से पहले सुनिए शेख रशीद और शहजाद अकबर को। शहजाद अकबर जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं, वही देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को और वही देख रहे हैं चीनी को और वही देखेंगे आगे किसी चीज़। ये भी मेरे ख्याल है अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जी वो कोई मेरे खिलाफ कह रहे हैं या आजम खान के खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन मेरा रोल है तो भाई मेरे पास तो कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। शहजाद अकबर के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है और मैं वजीर हूँ, मेरे अंडर FIA, लेकिन एक आदमी को अगर काम की समझ है तो वो करे, बाकी अदालतें खुली हैं। मजहर साहब, जहांगीर तरीन कहते हैं कि मैसेजेस के जरिए कई FIR बन रही हैं, फिर पहुंचाई जा रही हैं और कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं। जो वजारत दाखिला रखते हैं वजीर, वो कहते हैं कि उनको इस मामले का कोई पता नहीं। शहजाद अकबर कहते हैं उनकी कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं। तो ये क्या PTI के अंदर मामला चल रहे हैं? देखिए, शेख रशीद साहब तो मिनिस्ट्री के हवाले से अपना प्रोफाइल बढ़ा रहे हैं। 14 मिनिस्ट्री या पता नहीं 16वीं मिनिस्ट्री है, तो बाकी 15 मिनिस्ट्री में उन्होंने कौन सा काम अंजाम दिया है, मां सिवाय शायद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के। बाकी तो उनकी कोई एक्सपर्टीज है नहीं। और हमारी बदकिस्मती यही है ना कि हमारे यहाँ मिनिस्टर्स जिनकी जो एक्सपर्टीज नहीं होती उधर ही वो लगा दिए जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि फवाद चौधरी वजीर दाखिला होने जा रहे हैं। उसकी और कई वजूहात हैं जिसकी बिना पे वजीर इत्तलात का शायद सर इजाफी दिया जा रहा है। हाँ, वजीर इत्तलात उनको शायद मिल सकता है, लेकिन वजीर दाखिला नहीं मिल सकता कई वजूहात से जो शायद इधर बयान नहीं कर सकते। बट शहजाद अकबर साहब की क्या एक्सपर्टीज है? ये मनी लॉन्ड्रिंग, चीनी, आटा, वो कहते हैं ये सब वो देख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि मिनिस्टर को इस हवाले से कुछ नहीं पता इंटीरियर मिनिस्ट्री का। ही इज एन इंटीरियर मिनिस्टर, ही हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट इंटीरियर मिनिस्ट्री। लिहाजा उन्होंने शहजाद अकबर साहब भी जो है वो, तो मुझे लगता है कि कहीं आगे चल के वो नैब के चेयरमैन ना हो जाएं, क्योंकि इस चीज़ के भी इम्कानात मौजूद हैं। वो कि जावेद इकबाल साहब जो है वो हर तीसरे दिन एक बयान जारी करते हैं, इस वजह से कि शायद उनको अगले अक्टूबर के बाद एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही आ रही है कि जहांगीर तरीन ने अब जो बात की है, जाहिर है जिस तरह की उन्होंने बात की है, उससे मुझे लगता नहीं है कि ये अब पैचअप होने जा रहा है। हालांकि कल मैं यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ चीज़ें कोशिश की जा रही हैं कि बैकडोर के ज़रिए कुछ मामला सेटल हो जाएं, लो की में चले जाएं, इनके केसेस, इनकी इंक्वायरीज लो की में चली जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इख्तलाफात अब बढ़ गए हैं। काजी साहब, क्या वाकई इख्तलाफात बढ़ रहे हैं? ये ग्रज 2 लोगों का है या वाकई कोई मामला है जो कहीं ना कहीं कंक्लूड हो जाएगा? देखो, इंटरनल क्राइसिस है। देखें ना आप, इसकी वजह यह है कि आप देखें ना, बुनियादी तौर पर आपकी एक जैसी ज़बूं हाल मैशत पे बैठे हुए हैं, आपको आशिकशोई के लिए ये भी करना पड़ता है, उन्होंने भी फाड़ रहे हैं, फाड़ सकते नहीं है, पकड़ सकते नहीं है। उसकी वजह क्या, मैं पहले बता चुका हूँ, इदारे बुरी तरीके से कंप्रोमाइज़ हो गए हैं पिछले अरसे से। मुझे एक बताएं, ये इन्होंने रेगुलेट करनी थी रियासत, इन्होंने देखना था हमारी जेब तो नहीं कट रही। अब मुझे बताएं, वो पूडल बन गया आपका रेगुलेटर। यानी अबू बकर खुदा बख्श साहब कहते हैं बंद कर दें ओगरा, ये बंद कर दें पैमरा,
ये हमारे मफादात की बजाय उनके, अच्छा इसको छोड़ दें, राणा भगवान जहांगीर तरीन जो कह रहे हैं उनके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं वो देखेंगे, वो पूछे। मैं ये कह रहा हूं कि राणा भगवान दास साहब की रिपोर्ट निकाले जो उन्होंने ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हवाले से निकाली थी। और यार हम किन के हाथों में आ गए हैं, किधर है मेरी हुकूमत, मेरे टैक्सेस से। तो ये हो गया है, आपका मॉडल बैठ रहा है, लिहाजा रोज लड़ाई होगी, रोज सुलह होगी, रोज इत्तेहाद बनेगा, रोज टूटेगा। इफ्तिखार साहब, तलाशी हुकूमत है इनको, तो मुझे बताइए, ये तो नाश्ते ज़ोहराने इशाइये हो रहे हैं तरीन ग्रुप के, तो क्या नतीजा निकलेगा, कोई पैचअप? देखिए, तरीन साहब मेरा नहीं ख्याल कि इतना को क्राइसिस को डीप करेंगे। तरीन साहब बहुत सोचे समझे मूव करते हैं। एक शख्स जितने इतनी मालियत की प्रॉपर्टी बनाई है पाकिस्तान में, अगर उसको देखो तो उसमें बहुत सोची समझी स्कीम है। वो सियासत में भी सोची समझी स्कीम के तहत आए थे और नंबर 2 थे पाकिस्तान में पीटीआई के अंदर आए थे। तो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे इख्तिलाफ बढ़े, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। लेकिन वो इतना दबाव में ले आएंगे, जी इतना दबाव में ले आएंगे कि जब चाहे वो एक दरखास्त मूव कर दें असेंबली के अंदर, हम ये करना चाहते हैं, बस वो जो हम ये करना चाहते हैं वाली दरखास्त उनके पास रहेगी। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब जब चाहें एक दरखास्त मूव कर सकते हैं असेंबली में, यानी ताकत रखते हैं इख्तिदार को हिलाने की। मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह।